उमा, कुछ तस्वीरें अभी मैं देख रहा था जो आप भेज रहे हैं। बिल्कुल इस वक्त अगर देखा जाए तो हालात हाथ से निकले हुए हैं। मतलब बांग्लादेश में अभी किसी को पता नहीं कि कौन इंचार्ज है। सेना जरूर कह रही है कि हम काबू में हालात ले लेंगे, लेकिन फिलहाल चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल, जो ताज़ा दृश्य वहाँ से आ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह के हैं जैसे श्रीलंका में हमने देखा था कि राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास में जो प्रदर्शनकारी खासतौर पे जो राष्ट्रपति भवन में वहाँ पर घुसे थे और जिस तरह से वहाँ पे बिस्तर तक पे पहुँच गए थे, शयन कक्ष में पहुँच गए थे, उसी तरह के दृश्य जो हैं वो जो गण भवन जो कि श्रीलंका जो कि बांग्लादेश की पीएम का सरकारी आवास था, वहाँ पे प्रदर्शनकारी जो हैं वो हज़ारों की तादाद में पहुँचे और ये भी देखने को आ रहा है कि शेख मुजीबुर रहमान की जो प्रतिमा है, उसको नुकसान पहुँचाया गया। उस प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया जिसको बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो इससे ये पता चलता है कि प्रदर्शनकारी जो हैं उनका गुस्सा किस तरह का है, किस लेवल का है और ये भी पता चलता है कि गुस्से के पीछे कौन-कौन से तत्व जो हैं वो हो सकते हैं। आर्मी ने बिल्कुल अभी अंतरिम सरकार बनाने की एक बात की है और कहा है कि जल्द इसकी घोषणा जो है की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या बांग्लादेश जो कि पिछले 15 सालों से शेख हसीना के शासन में था और तमाम तरह के लोकतांत्रिक अनियमितताओं का आरोप इस बीच भी वहां पर लगा था, तो क्या एक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी उस पर पटरी पर लौटेगी फिर से और क्या वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल जो ईमानदार तरीके की होगी या जिस तरह के आरोप ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से शेख हसीना पर लगाए जाते रहे और जिस तरीके से वहां पे ऑपोजिशन लीडर्स को कैद किया जाता रहा, उन्होंने अपने ऊपर जुल्म के जो आरोप हैं वो लगाए, तो क्या उसी तरह की स्थिति की तरफ बांग्लादेश लौटता है या वाकई में एक अच्छी शुरुआत होती है। जो चीफ हैं आर्मी चीफ, उन्होंने प्रदर्शनकारियों से घरों को लौटने को कहा है, विधि व्यवस्था को शांत करने को कहा है और ये कहा है कि जल्द से जल्द जो है वो देश पटरी पर लौटे ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सब कुछ अभी प्रदर्शनकारी के हाथ में लग रहा है क्योंकि वो सड़कों पर अभी भी हैं, हिंसा अभी भी कर रहे हैं और बांग्लादेश के पीएम की इस बीच जो है वो अलग-अलग तरह की जानकारी आ रही है। एक जानकारी ये भी आई कि वो अगरतला की तरफ पहुंची हैं। हालांकि दूसरी जानकारी ये भी आ रही है कि वो भारत के किसी और हिस्से की तरफ जा रही हैं और जहां से वो ब्रिटेन या किसी दूसरे देश का जो की तरफ रवाना होंगी और एक स्टे ओवर के तौर पे ही भारत में वो रुकेंगी। तो ये सब जानकारी देर में निकलकर सामने आएगी, लेकिन अभी जो हिंसा की तस्वीर है बांग्लादेश से, उसके आने का सिलसिला अभी भी जारी है। उमा बने रहिए हमारे साथ, काजमनी आप भी बने रहिए। ये देखिए, जो कुछ तस्वीरें, ये इसको जरा फुल फ्रेम चलाते हैं, इसको जरा फुल फ्रेम ये तस्वीरें दिखाते हैं। उमा शंकर सिंह ने ये तस्वीरें बांग्लादेश से उनके पास पहुंची हैं। ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो राष्ट्रपति का घर है उसके अंदर की तस्वीरें हैं, जहां पर ये प्रदर्शनकारी जो हैं वो बिल्कुल एक कमरे में, एक बेडरूम तक पहुंचे हुए दिखाई पड़ रहे हैं और यहां पर प्रदर्शनकारी जो हैं वो दिख रहे हैं। उमा, जरा एक बार फिर से बताइए ये तस्वीरें कहां की हैं और ये प्रदर्शनकारी जो हैं वो अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, देखिए जो प्रदर्शनकारी हैं सिर पे उन्होंने बांग्लादेश के फ्लैग का जो निशान है वो भी बांध रखा है और ये जो है बंग भवन जो कि गण भवन जो कि बांग्लादेश का पीएम का सरकारी आवास बताया जाता है, वहां के भीतर की ये तस्वीर है जहां पे प्रदर्शनकारी जो है वो शयन कक्ष तक पहुंच गए और इस तरह से उन्होंने अपना जो वीडियो है उनके जो साथी है उन्होंने बनाया है। तो जो मैं बात कह रहा था कि जिस तरीके के दृश्य जो है श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन से निकलकर सामने आए थे, तकरीबन तकरीबन उसी तरह के दृश्य जो हैं वो यहाँ से भी निकलकर सामने आ रहे हैं और गुस्से का आलम ये था कि हजारों की तादाद में जो लोग घुसे हैं और जो बाहर के दृश्य हैं, इस दृश्य के साथ साथ अगर हम अपने दर्शकों को वो दृश्य भी दिखाएं जहां पर जो पार्क है, जो लॉन है और जो बाहर का अहाता है, वहां पे हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी जो है घुसे हुए हैं और शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा के ऊपर तक वो चढ़ गए, उनकी प्रतिमा को भी नुकसान पहुंचाया गया है। तो ये जो दृश्य है वो जो गण भवन है उसके भीतर का दृश्य है जहां इस तरह से प्रदर्शनकारी जो है उन्होंने उसको कब्जा किया और ये तो इक्का दुक्का प्रदर्शनकारी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये भी जानकारी आ रही है कि सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी जो हैं वो अंदर घुसे हैं और इस गण भवन के अलग अलग इलाके को, हिस्से को अपने कब्जे में लिया है। वो बने रहिए हमारे साथ। मेजर जनरल सोई भी हमारे साथ बने हुए हैं। किस सर, ये जो हम लोग लगातार बातचीत कर रहे थे कि इससे एक बड़ा भारत के लिए एक बड़ी समस्या भी पैदा हो सकती है। बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जो हैं इस वक्त बांग्लादेश में उफान पर हैं। भारत के लिए कितना बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है और क्या कदम हमें उठाने चाहिए इस हालात में? नहीं, बिल्कुल अंकित, इस समय में जो सिचुएशन है भारत कड़ी निगाह रखे हुए है क्योंकि
भारत के शेख हसीना यानी कि अवामी लीग पार्टी के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। एक से एक डील और थी, हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे थे, रेलवे लाइन, रोड्स, हर तरह की कनेक्टिविटी बेहतर हो रही थी। अभी प्रधानमंत्री की विजिट के दौरान हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी पर भी साइन किया था। तो वाकई में ये बहुत बड़ा झटका है। और जिस प्रकार से देखा जाए तो इस्लामिक हार्डलाइनर और जो पाकिस्तानी सपोर्टेड पार्टी है, जो और यहाँ पर हो सकता है चाइना का भी, क्योंकि बहुत पैसा बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर रहे थे वो लोग, तो उसका भी इसके पीछे हाथ हो सकता है। तो ये सब देखते हुए जो इस्लामिक हार्डलाइनर हैं, हिफाजत इस्लाम या जमायत इस्लाम की जो पार्टी है, जो बीएनपी पार्टी है, ये जो अब आती है तो भारत के लिए एक सोचने वाली बात हो जाएगी। जैसा कि अभी शेख हसीना का बातचीत चल रही है कि वो शायद त्रिपुरा की तरफ पहुंच गई थी, और अभी ये भी बात है क्या वो भारत में रहेंगी या लंदन चली जाएंगी, इंग्लैंड चली जाएंगी। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, ये अभी आगे देखना पड़ेगा। फिलहाल फौज ने एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की घोषणा की है, क्योंकि अब एक बात है कि जिस प्रकार से शेख हसीना ने रिजाइन करके निकल गए, तो हो सकता है लोगों का जो जुलूस है वो कुछ हद तक शांत हो जाए और एक फौज जो है एक इंटरिम गवर्नमेंट बनवाने में सफल हो जाए। देखा जाए तो इसके पहले भी कई बार फौज वहां पे कू होते रहे। 1975 में भी शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी आज मूर्ति को डैमेज किया जा रहा था, उनको मार दिया गया था, क्योंकि 71 में वो सरकार में थे, 75 में एक कू में मार दिया गया था मिडिल लेवल फौजी ऑफिसर्स ने। तो फिर उसका शेख हसीना भाग के आई थी, उसके बाद 80s में फिर चली गई थी दोबारा। तो काफी स्ट्रगल रहा है, बाद में कई बार कू के अटेम्प्ट हुए। ये देखा जाए तो जब ये जुलूस निकल रहे, जैसे आप दिखा रहे हो अभी इतनी लंबी रैली निकल रही है, यहाँ पर पुलिस के द्वारा या सेना के द्वारा किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं किया गया। ये लोग साइड में चलते रहे और लोग आगे बढ़ते रहे। शायद उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उनको देश से जाने का एक राय दी गई कि आप देश से समय निकल जाइए, वही बेहतर रहेगा। हालांकि वो एक बयान भी देना चाहती थी, उसका भी समय उनको नहीं मिला, और शायद सब कुछ छोड़ के वो बांग्लादेश से बाहर आ चुकी हैं। अंकित जी, जी। मंजू सेठ जो एक पूर्व राजनयिक है हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। मंजू जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, भारत के लिए भी ये बड़ी विकट समस्या होगी जिस तरीके से कादम्बनी बता रही थी, अगर वो सीधे भारत में आती हैं या उनको सेफ पैसेज भारत में मिलता है, तो जो वहाँ पर इस तरीके के जो आरोप लग रहे हैं कि देखिए भारत की कठपुतली बन गई थी सरकार, उसको और बल मिलेगा। जो पाकिस्तान और चाइना परस्त फोर्सेज हैं उनको और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने अंकित, बिल्कुल उनको मौका मिलेगा और अब बहुत बढ़ेगा। लेकिन जो से हालात हो गए थे ये बहुत ही चिंताजनक हैं और बिल्कुल उनको थ्रेट, इसका कुछ याद अगर आप करें जब मुजीबुर रहमान को भी ऐसे जी को भी मारा गया था, तो बिल्कुल उस वक्त तो उनको मार दिया गया, इनको तो एटलीस्ट उन्होंने सेफ पैसेज दे दिया। आई थिंक ये पॉजिटिव चीज है। लेकिन हाँ, वहाँ जो एलिमेंट्स हैं बहुत एंटी इंडिया सेंटिमेंट को वो उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसको हवा दे रहे हैं। और हम अगर आप और इस इंसिडेंट से कि वो इंडिया आई हैं तो उनको और वहाँ पे और बढ़ेगा। लेकिन इससे हमारे जो रिश्ते हैं इंडिया और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही अहम हैं और ये बहुत ही एक मुश्किल फेज में आ गए हैं दोनों का रिश्ता, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स और इकोनॉमिक जो इंटीग्रेशन है, जैसे अभी जनरल साहब ने भी कहा, बहुत इंटीग्रेशन है हम दोनों देशों में इकोनॉमिक। तो ये जो और एक और जो कारण मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की जो एक दिक्कत आ गई, क्योंकि जो ट्रिगर था वो था कि आप रिजर्वेशन दे रहे हैं सरकार में फॉर फ्रीडम फाइटर्स चिल्ड्रन। ये जो एक चीज है ये वहाँ पे एक ये भी दर्शाता है कि एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही है। बच्चों जो यंग पीपल को, अगर आप देखेंगे मेजोरिटी यहाँ पे यंग लोग हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इनको मुझे लगता है उकसाया गया है बिल्कुल। और इंडिया में कहते थे फॉरेन हैंड है, मुझे लगता है यहाँ भी कोई फॉरेन हैंड हो सकता है इस सब के पीछे जो इसको हवा दे रहे हैं। और किसके हित में है, हम वो इंडिया को दिखाने के लिए कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं ऐसी स्थिति में, और एक मैसेज है इंडिया को। लेकिन आगे चल के देखना है कि जो वहाँ की आर्मी जिन्होंने टेक ओवर किया है उनके क्या नजरिया रहता है और आगे चल के वो कैसे शांति वहाँ पे बहाल कर सकते हैं, क्योंकि शांति बहाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त जी हमारे बिल्कुल, लिए शांति भी। बहाल करना बहुत ज़रूरी है। 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उमा शंकर सिंह जो हमारे सहयोगी हैं उनके पास और भी कोई जानकारी है। उमा,
जी क्या कह रहे हैं आप? ये देखिए, जो अंतरिम सरकार बनाने की बात सेना की तरफ से की गई है, उसमें कुछ नाम सामने आ रहे हैं कि आखिरकार किन लोगों के नेतृत्व में अंतिम अंतरिम सरकार जो है वो बनेगी। तो सबसे पहला नाम जो आया है वो सलीमुल्लाह खान का आया है और दूसरा नाम जो है आसिफ नजरुल का आया है। और ये दोनों ही प्रख्यात लेखक हैं बांग्लादेश के। राजनीति से इनका कोई सीधा वास्ता जो है वो नहीं रहा है, अभी तक जो जानकारी मुझे मिली है। लेकिन सलीमुल्लाह खान, डॉक्टर समीलुल्लाह खान और डॉक्टर आसिफ नजरुल, ये जो नाम है वो अंतरिम सरकार के नेतृत्व के तौर पर सामने आ रहे हैं। और साथ ही साथ जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल बहाव मियां और जो जनरल रिटायर्ड हैं इकबाल करीम भुइयां, मेजर जनरल सैयद इफ्तिखार उद्दीन। तो ये जो आर्मी के रिटायर्ड जनरल हैं, उनके साथ साथ जो दो राइटर हैं, उनको भी इस अंतरिम सरकार में जगह मिलने जा रही है। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन ये जो सरकार है, जैसा कि कहा ही जाता है अंतरिम सरकार है, जब एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा, एक चुनाव होगा और चुनाव की प्रक्रिया के बाद जो एक व्यवस्थित तौर पे जो चुनी हुई सरकार है वो सामने आएगी। हालांकि उसके लिए शायद लंबा रास्ता भी बांग्लादेश को अख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन दो राइटर्स के जरिए जो अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, जाहिर सी बात है कि वो सरकार जो है वो अस्थायी नहीं होगी और वो एक अभी फौरी तौर पे एक व्यवस्था के तौर पे ये सरकार जो काम करेगी। तो बड़ी चुनौती जो बांग्लादेश की सेना है और बांग्लादेश के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वहां पर ये होगा कि अब किस तरीके से वापस इस देश को लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरफ लाया जाए, वापस यहाँ पे जनजीवन को पहले की तरह सामान्य किया जाए। क्योंकि तमाम अपील के बावजूद अभी भी प्रदर्शनकारी जो हैं मैदान में डटे हुए। हालांकि उनके पास ये जानकारी पहुंच चुकी है कि शेख हसीना जो हैं वो देश छोड़कर जा चुकी हैं, उनके खिलाफ उनका गुस्सा था, उस गुस्से को शांत होने की वजह उनको मिल चुकी है। लेकिन अभी भी काफी बड़ी चुनौती। और आखिरी बात यही कि जो अंतरिम सरकार के तौर पे दो राइटर्स का जो नाम है इंपॉर्टेंट तरीके से वो सामने आया है। बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आप दे रहे हैं। किस तरीके से दो लोगों का नाम सामने आया है जो इंटरिम गवर्नमेंट में हो सकते हैं। दोनों बड़े लेखक हैं, प्रख्यात लेखक हैं, राजनीति से जुड़े हुए नहीं हैं। तो कोशिश दिख रही है सेना की कि शांत करें लोगों को और इस तरीके के लोगों को आगे किया जाए जिस पर आम जन जो है बांग्लादेश का, उसका थोड़ा भरोसा हो कादम्बिनी। लेकिन एक बड़ा सवाल अब यह भी होने वाला है कि जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम के बाद, इस अस्थिरता के बाद जो भारत को चारों तरफ से घेरने की एक रणनीति कहीं ना कहीं चाइना पाकिस्तान की दिखाई पड़ रही है। पाकिस्तान से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, चाइना के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। बांग्लादेश अब एक और पड़ोसी देश है जहां पर इन्फ्लुएंस जो है पाकिस्तान और चाइना का बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। श्रीलंका में भी कुछ इस तरह की घटना कुछ दिन पहले दिखाई पड़ी। को कुल मिलाकर अगर इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत को भी घेरने की कोशिश की जा रही है। देखिए, भारत को घेरने की कोशिश तो लगातार हो रही है। ये आज से नहीं हो रही है, कई सालों से हो रही है। 15 साल से शेख हसीना वहां पर सत्ता में है, लेकिन वहां पर भी कोशिशें कई देशों की लगातार है कि किस तरह से भारत का जो वहां पर इन्फ्लुएंस है, जो एक वहां पर इकोनॉमिक कोऑपरेशन के जरिए या शांति के जरिए वो है, उसको कम किया जाए। ये नया नहीं है, लेकिन नया जो हुआ है वो ये कि शेख हसीना जो है वो सत्ता से बेदखल कर दी गई है। अब सत्ता से बेदखली के बाद वहां पर अभी एक अंतरिम सरकार की बात हो रही है। अंतरिम सरकार में कौन कौन होगा ये अभी साफ नहीं है, लेकिन कोशिश एक जरूर होगी कि वहां पर जिनको लोगों का जिन पर विश्वास हो, ऐसे लोगों को जोड़कर वहां पर एक अंतरिम सरकार कुछ दिनों के लिए चलाई जाए। पहली प्रायोरिटी वहां पर होगी शांति बहाल करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ पड़ोसी देशों के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए भी एक बहुत मुश्किल स्थिति है। वहां भी इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो काफी कुछ काम किया गया है। क्या उनको बर्बाद होने देंगे? हमने देखा पिछले दिनों में किस तरह से फैक्ट्रीज में आग लगाई गई। जो ढाका है उससे महज 40 किलोमीटर की दूरी पर वहां पर 3 फैक्ट्रीज में कल आग लगा दी गई। वहां पर हमने देखा कैसे 13 पुलिस वालों को एक वहां पर पीट पीट कर मार डाला गया। तो ये चीजें जो है पहले वो रोकनी होगी। उसके बाद अंतरिम सरकार क्या कदम उठाएगी? अंतरिम सरकार सबसे पहले देखेगी कि हालात ऐसे बने जहां पर चुनाव एक कराए जा सके, लोगों का विश्वास हो कि जो चुनाव हो रहा है वो फेयर एंड फ्री है। इस चुनाव के बाद जो सत्ता में आता है उस सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि भारत के साथ रिश्तों को आगे कैसे बढ़ाया जाए। अभी भारत के जिस तरह के काफी करीबी रिश्ते रहे हैं बांग्लादेश के साथ, इकोनॉमिक कोऑपरेशन चाहे वो कनेक्टिविटी को लेकर हो या मोबिलिटी को लेकर हो, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट को लेकर वहां पर वो काफी बढ़ा है। पिछले कम से कम 10 सालों में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। कई एमओयूज पे साइन हुए हैं, फेरीज जाने लगी हैं। तो ये सभी चीजें जो है उनको कैसे बरकरार रखा जाए, क्योंकि ये न सिर्फ भारत के बल्कि बांग्लादेश के हक में है। अगर इन पर कहीं ना कहीं रोक लगती है या इनमें कहीं बाधा आती है, तब हमें ये समझना होगा कि बांग्लादेश में
सब कुछ ठीक नहीं है और भारत को जो घेरने की एक कोशिश है, एक और कोशिश वो कामयाब हुई है। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करने का वक्त है, अभी देखने का वक्त है कि कैसे वहां पर चीजें अनफोल्ड करती है। भारत सजग है, भारत नजर रखे हुए है। अगर मान लीजिए पहले जैसे खालिदा जिया की सरकार थी, बहुत अच्छे रिश्ते नहीं थे, तब भी भारत अपनी सीमाओं की अच्छी खासी रखवाली सुरक्षा सब कर रहा था। तो ये एक अलग चीज है, भारत इसमें पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन भारत चाहेगा कि पड़ोसी देशों के साथ, जो खासकर बांग्लादेश के साथ जिनके साथ एक ऐतिहासिक रिश्ता भी है, उनके साथ एक रिश्ता बेहतर बना रहे। लेकिन अभी इसमें थोड़ा वक्त है, अभी संयम की जरूरत है, अभी शांति रखने की जरूरत है, अभी देखने की जरूरत है कि वहां पर आगे क्या क्या होता है। बिल्कुल, आगे आने वाले कुछ घंटे, कुछ दिन बहुत अहम होने वाले हैं बांग्लादेश के लिए, इस पूरे इलाके के लिए। बट मेजर जनरल सोई, अगर इसको समझने की कोशिश करें तो क्या इस वक्त, क्योंकि फौज ने वहां पर शांति बनाए रखने की अपील भी की है और इस वक्त लग रहा है कि फौज को ही आगे आके एक भूमिका निभानी होगी बांग्लादेश में स्थिरता लौटाने के लिए। क्या जो डर है, कई मैं जगह देख रहा था विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज की राह ना चला जाए बांग्लादेश, आपको लगता है कि उसमें कुछ समानताएं हैं या दोनों के फौज के स्ट्रक्चर में काफी फर्क है? फौज सिर्फ अभी एक इंटरिम भूमिका में है, वो पूरे तरीके से सत्ता को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करेगी। देखिए, ऐसा है कि अगर ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए तो बांग्लादेश में पहले भी दो एक बार फौज ने कूच किया है। 1975 में जब शेख मुजीबुर रहमान को मारा गया था, तब भी एक फौज के द्वारा ही कूच किया गया था। बाद में बांग्लादेश राइफल्स ने 2009 में किया था, 2-3 बार फेल्ड अटेम्प्ट हुए, कोशिश हुआ लेकिन फेल हो गया था। 2011 में भी फेल हुआ था। लेकिन अभी एक स्टेबिलिटी थी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की वहां पे इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही थी। और यही बात शायद इस्लामिक हार्डलाइनर्स को है, जो हार्डलाइनर है या पाकिस्तान सपोर्टेड पार्टी है और जो कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी जिसको कहते हैं, उनको पसंद नहीं आ रही थी। तो कुछ इशू ढूंढ के इस प्रकार से उन्होंने उसको खड़ा किया है। और यूथ का जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, और जब उन्होंने रिजर्वेशन की बात की तो उस इशू को उठा के इतना बड़ा भयंकर बवाल हो गया है कि उनको आज देश छोड़ के जाना पड़ा है शेख हसीना को। तो ये वाकई में देखा जाए तो एक बांग्लादेश के लिए सेटबैक है, क्योंकि एक अच्छी ग्रोथ चल रही थी। भारत के लिए भी एक छोटा सेटबैक है। और देखा जाए तो जिस प्रकार से भारत और बांग्लादेश के संबंध थे, उसके लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसीज है, रेल रोड कॉरिडोर है, गंगा ट्रीटी थी, गंगा वाटर ट्रीटी थी, मैरीटाइम ट्रीटी थी, कई किस्म के संबंध चल रहे थे। उनके ऊपर एक देखा जाएगा कि क्या आगे इस प्रकार से जारी रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि डीजी बीएसएफ वहां चले गए हैं अभी, और सीमा पर कई अवामी लीग के लोग जिनको डर के मारे बहुत बड़ी संख्या में रिफ्यूजी भी आ सकते हैं भारत में। इस चीज के ऊपर भी निगाह रखी जाएगी, क्योंकि अगर बड़ी संख्या में रिफ्यूजी आते तो क्या वो जेन्युइन रिफ्यूजी हैं या और लोग भी आ रहे हैं। तो और हमारे वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा की तरफ ये चीज हो सकती है। अंकित जी, हमारे साथ बने रहिए सर, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। मैं अपने सभी अपने सहयोगियों का और मेहमानों का से दरख्वास्त करूंगा, हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बहुत तेजी से जो स्थिति है बांग्लादेश में बदल रही है। लगातार हम देख रहे हैं एक हवाई जहाज जो है, जो बांग्लादेश एयरफोर्स का अब हवाई जहाज बताया जा रहा है, उसको ट्रैक कर रहे हैं और कोशिश यही बताया जा रहा है कि बहुत जल्द जहां भारत में लैंडिंग हो सकती है इस हवाई जहाज की। C-130J विमान जो है बांग्लादेश एयरफोर्स का भारतीय एयर स्पेस में है और दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। चलिए, तो लगातार बांग्लादेश में जिस तरीके से तेज गति से ये जो डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, चीजें एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना ने जो सरकार है, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के तौर से इस्तीफा दे दिया है। लगातार उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उसमें 300 लोगों की मौत हुई। और अब बताया ये जा रहा है कि फौज ने अब जो अनाउंसमेंट किया कि वो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, उसमें 2 नामों पर चर्चा की जा रही है। दोनों राजनीतिक जगत के नाम नहीं है। डॉक्टर सलीमुल्लाह खान और प्रोफेसर आसिफ की चर्चा की जा रही है। दोनों जो लेखक के तौर पर और बांग्लादेश में काफ़ी प्रतिष्ठित नामों के तौर पर देखे जाते हैं। अंतरिम सरकार जो बनेगी उसमें इनका नाम जो है, अंतरिम सरकार में इन 2 नामों पर चर्चा की जा रही है। इस बीच बांग्लादेश एयरफोर्स का जो विमान है, वो C-130J विमान, वो भारतीय एयर स्पेस में दाखिल हुआ है और कहा यह जा रहा है कि वो दिल्ली की ओर आ रहा है, जिसमें शेख हसीना और उनके
कुछ करीबी लोग हो सकते हैं। चलिए अपने सहयोगियों के पास वापस चलते हैं। हमारे जो गेस्ट हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। उमा, ये जो विमान जिसको लगातार ट्रैक किया जा रहा है, दो नाम भी आपने सुझाए हैं, बताए हैं, जो अंतरिम सरकार है उसमें हो सकते हैं, और क्या क्या इस वक्त जानकारी आ रही है? शेख हसीना वहां से निकल गई हैं, लेकिन उनकी कैबिनेट के जो बाकी मिनिस्टर्स हैं और उस वक्त जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? ये तस्वीरें देखिए, कुछ आपको बांग्लादेश की पुलिस जो है लोगों को, प्रदर्शनकारियों को पकड़ के ले जाती हुई दिखाई पड़ रही है। जी उमा। जी बिल्कुल, देखिए जो कंसल्टेशन वहाँ पे आर्मी की तरफ से किया गया पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, उसमें अवामी लीग शामिल नहीं थी, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। और तकरीबन 8 से 10 सदस्यों की भूमिका वाली एक अंतरिम सरकार होगी, जिसमें ये जो दो नाम है वो प्रमुखता से वहाँ पे बताए जा रहे हैं। इसके अलावा इनमें 3 से 4 जो हैं वो आर्मी के जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं वो भी शामिल होंगे। एक जो है रिटायर्ड जज है वो भी शामिल होंगे। तो जो दो बड़े नाम जो निकल कर सामने आए हैं वो वहाँ पे प्रख्यात लेखक हैं। तो एक ऐसी सरकार बनाने की कोशिश वहाँ पर की जा रही है, अंतरिम सरकार, जो कि गैर राजनीतिक होगी और जो एक इस अप्रोच के साथ काम करेगी कि सबको साथ लेकर चला जाए और गुस्से का जो उबाल वहाँ पर है उसको शांत किया जाए। क्योंकि अभी एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी के हाथ से जब सत्ता निकली है तो दूसरी के हाथ में सत्ता सौंपना भी एक सही संदेश वहाँ पर नहीं देगा। और हो सकता है कि इसी वजह से आर्मी ने जो कंसल्टेशन किया है और जिसके बाद इन नामों पे चर्चा हुई और जो नाम निकल कर बाहर आए हैं उसमें ये बात कही जा रही है। दूसरी बात यह है कि प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो कितनी देर में थमता है, क्योंकि उनके गुस्से की जो एक वजह थी, शेख हसीना वो देश से निकल चुकी हैं और जैसा कि आपने सही बताया, विमान जो है वो दिल्ली के आसपास पहुंचा है। सवाल ये है कि वो दिल्ली लैंड करता है तो उसके बाद शेख हसीना क्या दिल्ली में रहती हैं, या फिर जैसा कि हमें पहले एक जानकारी ये भी आई कि वो दिल्ली से जो ब्रिटेन की कोई फ्लाइट लेंगी, लंदन की तरफ वो जाएंगी। इस तरह की जानकारी भी निकल कर सामने आई है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि जो अंतरिम सरकार बनेगी वो किस तरीके से सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी। और जो आरक्षण को लेकर जो एक मुद्दा शुरू हुआ था, जो प्रदर्शन शुरू हुआ था, जो कि हिंसा में बदल गया, इसमें 300 से ज्यादा लोगों की जान गई, 10,000 के आसपास जो जानकारी है वो लोगों को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है और जो घायलों की तादाद है वो भी अच्छी खासी बड़ी है। तो अब बदली हुई परिस्थिति में क्या अप्रोच लेकर सेना वहां पे काम करती है, क्योंकि अंतरिम सरकार को अपना समर्थन देगी, इस बात का ऐलान खुद सेना प्रमुख ने अपनी तरफ से किया है। तो अब नजर इस बात पे है कि आखिर आगे पॉलिटिकल जो एक सिनेरियो है क्या निकल कर सामने आता है बांग्लादेश में। बने रहिए हमारे साथ। उमा, विशाल पांडे हमारे सहयोगी भारत में यानी दिल्ली के अंदर बांग्लादेश का जो हाई कमीशन है उससे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, बांग्लादेश हाई कमीशन में भी इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगता है विशाल तक हमारी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है, तो कोशिश करते हैं विशाल तक आवाज़ पहुंचाने की और उसके बाद दोबारा से बात करेंगे विशाल से। लेकिन मंजू सेठ, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जो अभी हालात बांग्लादेश में बन गए हैं, शेख हसीना के लिए आगे आप किस तरीके की कठिनाइयाँ और फ्यूचर देख रहे हैं? क्या उनके पास एक मौका होगा वापस राजनीति में जाने का? क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनकी पार्टी बिल्कुल निस्तो नाबूद हो गई है या खत्म हो गई है। मौका मुझे लगता इस्तीफा अनलाइकली है, क्योंकि उनके ऑलरेडी 3 टर्म्स वहां पे उन्होंने प्रधानमंत्री रही है वो, और उनके खिलाफ जो एक इस वक्त हम देख रहे हैं एंटी इंडिया, एंटी प्राइम मिनिस्टर, जो एक माहौल बना दिया गया है, मुझे लगता नहीं कि वो वापस जा पाएंगे, एटलीस्ट नॉट इन द नियर फ्यूचर में। और आगे चल के कह नहीं सकते फार इन द लॉन्ग टर्म, बट अभी शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल भी उनको नहीं कोई भी मुझे उम्मीद है कि उनको वहां पे जाना भी चाहिए, क्योंकि उनके अगेंस्ट जो एक ये माहौल बनाया गया है उसके तहत वो बिल्कुल भी वहां सेफ नहीं है और ना उनको अलाउ किया जाएगा कि वो वहां पे गवर्न करे। तो ये जो इनको जाने दिया है, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज एक पॉजिटिव चीज है कि उनको एटलीस्ट कंट्री को छोड़ने दिया। नहीं तो जैसा बना हुआ था वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, मुझे लग रहा था शायद उनको खत्म ही कर देते जैसे उनके फादर को खत्म किया था, लेकिन वो नहीं हुआ है। और एक ही अच्छी डेवलपमेंट है कि वो वहां से बाहर आ गई हैं, लेकिन आगे मुझे लगता है कि उनको वापस जाना बहुत मुश्किल होगा। डजंट सीम लाइकली नियर फ्यूचर में। जी, विशाल पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हैं। विशाल, असमंजस की स्थिति होगी विशाल इस वक्त जो बांग्लादेश का हाई कमीशन है वहाँ पर भी, क्योंकि कम से कम जिस तरीके से हम वहाँ पर ये सब डेवलपमेंट देख रहे हैं
वहां पर भी एकदम से जो चीजें हैं वो बिल्कुल बदल रही हैं। वहां पर क्या हलचल है, क्या कोई जानकारी है शेख हसीना के दिल्ली पहुंचने की? देखिए, यहाँ पर इस वक्त मैं दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर मौजूद हूँ और फिलहाल यहाँ सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर आकर मौजूद हो गई है। हालांकि अभी तक किसी ने कोई संवाद अंदर से नहीं किया है, जो चाहे वो प्रेस ऑफिसर हो या फिर अन्य जो यहाँ पर डिप्लोमेट्स हैं बांग्लादेश के अंदर इस वक्त बांग्लादेश हाई कमीशन मौजूद है, उन्होंने कोई बातचीत नहीं की है। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, सेना ने सत्ता संभाल ली है और शेख हसीना जो कि बांग्लादेश छोड़कर अब इस वक्त ऐसी सूचना आ रही है कि वो देर शाम तक दिल्ली पहुंच सकती हैं, उसके बाद लंदन के लिए रवाना हो सकती हैं। जो हालात इस वक्त बांग्लादेश में बने हुए हैं उससे जुड़ी हुई कुछ एक अहम जानकारी हमें सूत्रों से मिल रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि का अभी इंतजार होगा। जो नाम हमारे पास कुछ सामने आ रहे हैं, जो अंतरिम सरकार सेना के द्वारा बांग्लादेश में बनाई जा सकती है, जिसकी व्यवस्था इस वक्त बांग्लादेश में की जा रही है, उसमें डॉक्टर सलेहुद्दीन अहमद जो कि फॉर्मर गवर्नर हैं बांग्लादेश बैंक के, उनका एक नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा प्रोफेसर इरामुल हक जो कि प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के एक इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा फौजुल कबीर खान जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के, उनका नाम सामने आ रहा है। यानी कि लगभग 18-20 लोगों की एक अंतरिम सरकार का गठन बांग्लादेश में किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल बांग्लादेश में सेना के पास पूरा आप ये कह सकते हैं कि कंट्रोल है। शेख हसीना का अगला कदम क्या होगा, किस देश में वो जाकर शरण लेंगी, इस पर भी अभी लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अभी जो उनका विमान यहां पर ट्रैक किया जा रहा है उसके मुताबिक उनका विमान दिल्ली पहुंच सकता है। हालांकि इसकी भी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन शेख हसीना की तरफ से आधिकारिक बयान का अभी भी इंतजार है। और हमने देखा है ये जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है इसकी शुरुआत पिछले साल 2 साल से लगातार दिखाई दे रही थी। वहां पर अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे। जो जनवरी में चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें शेख हसीना ने बहुमत प्राप्त किया। उसके बाद भी कई जो अपोजिशन पार्टीज थे वो लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। और उसके बाद छात्र आंदोलन ने जिस तरह से बांग्लादेश में एक बड़ा रूप अख्तियार किया पिछले महीने, उसके बाद से ही अगर कहा जाए जो पूरा माहौल बना था, पिछले 2 दिनों में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम दिया गया और फिर कहीं ना कहीं शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पर बांग्लादेश के लोग सड़कों पर उतर आए। और आज जो जानकारी सुबह से मिल रही थी, बड़ी संख्या में बांग्लादेश के जो लोग थे वो प्रधानमंत्री के घर की तरफ कूच कर रहे थे और उसी सबको देखते हुए आर्मी ने टेक ओवर करने का फैसला किया। फिलहाल बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं शेख हसीना। बिल्कुल लेकिन विशाल, और क्या वो दिल्ली में जो आप बता रहे हैं वैसे ही उमा काफी सारी तस्वीरें भी भेज रहे हैं। उमा ने जो प्रधानमंत्री का गृह है, घर जो है, उसके अंदर की कुछ तस्वीरें भी भेजी हैं जहां पर प्रदर्शनकारी दिखाई पड़ रहे हैं कादम्बिनी। लेकिन ये एक विकट स्थिति है। अब से कुछ दिन पहले ही एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ शेख हसीना दोबारा से चुनाव जीतकर आई थी और अब उनको देश छोड़ना पड़ रहा है। जबरदस्त असमंजस की स्थिति है उनकी पार्टी के लिए भी। ये कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री के गृह, जो वहां पर बांग्लादेश में ढाका में जो उनका ऑफिशियल रेसिडेंस है उसके अंदर की तस्वीरें हैं। बिल्कुल जैसे उमा बता रहे थे, श्रीलंका की तरह की तस्वीरें हैं जहां प्रदर्शनकारी जो हैं वो घर के अंदर घुस गए हैं और कमरा दर कमरा प्रदर्शनकारी वहां पर जाते हुए तोड़फोड़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी कादम्बिनी। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें जो हैं वो श्रीलंका की याद लगातार दिला रही हैं और ये अपने आप में कहीं ना कहीं डराने वाला या दुखद भी है कि इस तरह से हमारे इमीडिएट नेबरहुड में इस तरह की चीजें हो जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें शेख हसीना की और जिस तरह से ये पूरा मामला चला है और आगे की बात अगर हम करें तो ये अभी बेहद एक उलझा हुआ मामला नजर आ रहा है। शेख हसीना वहां से सुरक्षित निकल गई है, ये उनके लिए इतिहास दोहराने वाली बात है क्योंकि पहले उन्हें भारत में शरण मिली थी लेकिन उस वक्त हालात अलग थे। आज की कूटनीति या जियोपॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं वो बिल्कुल अलग है और भारत ये कोशिश करेगा कि भले ही सुरक्षा वो दे पाए अगर शेख हसीना को, लेकिन जी कादम्बिनी, 1 सेकंड आपको रोकना चाहूंगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि शेख हसीना का जो बांग्लादेश एयरफोर्स का जहाज है C-130J जो उनको लेकर ढाका से दिल्ली की ओर आ रहा है, दिल्ली उतरते ही यानी कि दिल्ली एयरपोर्ट से लंदन की ओर रवाना हो जाएंगी शेख हसीना। ये एक इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यानी कि भारत में उनका जो रुकने का जो पूरा जो कयास लगाई जा रही थी, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि भारत में सिर्फ वो दिल्ली में उतरेंगी और वहां से लंदन के लिए शेख हसीना निकल जाएंगी। इस तरीके की खबर इस वक्त सामने आ रही है।
छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। मेरे सारे सहयोगियों से दरख्वास्त करेंगे कि हमारे साथ बने रहिए। लगातार इस खबर पर एनडीटीवी की नजर बनी हुई है। पल पल की खबर लेकर आपके साथ वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। लाखों लोग ढाका में सड़कों पर हैं। प्रधानमंत्री के आवास के अंदर घुस गए हैं प्रदर्शनकारी। और इस बीच जो खबर आई, जो करीब 2 घंटे से हम आपको बता रहे हैं कि शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है। बांग्लादेश एयरफोर्स के C-130J विमान से वो दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही हैं। और खबर ये भी है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वो सीधे लंदन के लिए, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के लिए निकल जाएंगी। चलिए, तो मेरे सहयोगी विशाल, कादम्बिनी और उमा शंकर सिंह इस वक्त लगातार इस खबर पर नजर रखे हुए हैं। उमा, लगातार ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में शेख हसीना जो हैं वो पहुंच जाएंगी दिल्ली, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर उन्हें कोई संरक्षण देने की बातचीत हो रही हो। सूत्र यही बता रहे हैं कि सीधे लंदन की ओर चली जाएंगी। जी बिल्कुल, ये बात लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो शुरुआती जानकारी आई कि शेख हसीना जो हैं वो दिल्ली उतरेंगी और फिर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, लेकिन बाद में जानकारी बदली। और वो इसलिए भी बदली क्योंकि ये मुफीद नहीं होगा राजनयन के दृष्टि से कि शेख हसीना जो अपने देश में सत्ता से हटा दी गई, रेजिग्नेशन देने की उनकी जानकारी भी आ चुकी है। उमा, और एक अब सेकंड जो है रुकिए वो जरा। ममता भारत बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, जरा सुनते हैं। এবং সব দলের নেতারা তাদের বলবো এটা দেশের উপর ছেড়ে দিন, দেশে আমাদের সরকার আছে, তাদের উপর ছেড়ে দিন। আপনারা নিজেরা এমন কোনো কমেন্ট করবেন না যাতে কোনো হিংসা বা প্ররোচনার সৃষ্টি হতে পারে। সকলেই আমাদের ভাই বোন এটা মনে রাখবেন। বাংলাদেশের যে ঘটনা, সেই ঘটনাটা আমরা সবাই উদ্বিগ্ন, কিন্তু সেটা নিয়ে পোস্ট করতে গিয়ে चलिए, तो कोशिश करेंगे जरा उसका थोड़ा आवाज़ ममता बनर्जी की वहाँ पर ठीक प्रकार से नहीं सुनाई पड़ रही है, तो कोशिश करेंगे कि दोबारा से उनके पास चलें, आवाज़ को और सुनने की कोशिश करें कि उन्होंने क्या कहा है। पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश की बड़ी सीमा है और वहाँ पर जो भी होगा उसका असर सीधे सीधे पश्चिम बंगाल पर पड़ेगा। ये ज़रूरी एक प्रतिक्रिया आ रही थी। लेकिन कादम्बिनी, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ तो भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो इस पूरे मामले पर क्या कह रही है? कुछ देर में उम्मीद लगाई जा रही है कि शेख हसीना जो हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरेंगे जरूर, लेकिन लंदन के लिए सिर्फ एक पिट स्टॉप होगा। देखिए, जो मेरे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक अभी विदेश मंत्रालय जो है अभी कुछ नहीं कह रहा है। हमने कई बार उनसे पूछा है पर वो अभी फ़िलहाल चुप हैं। निश्चित तौर पर जो वहाँ कुछ चल रहा है और जो कूटनीतिक एक चुनौती इस पूरे मामले से उठ खड़ी हुई है उसको भी असेस किया जाएगा, तभी कोई बयान आगे दिया जाएगा। जहाँ तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का सवाल है, बताया ये जा रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि जो भी करना है, जो भी अप्रोच होगा वो भारत सरकार करेगी। और सभी लीडर से उन्होंने कहा है कि इस पर कोई कमेंट्स ना करें ताकि कहीं भी बंगाल में या कहीं और हालत मुश्किल हो। तो उन्होंने अभी ये बात कही, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने ऐसे बयान दिए थे जिसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था और कहना पड़ा था विदेश मंत्रालय को भी कि जो विदेश नीति है वो केंद्र सरकार का मसला है और उस पर बाकी नेताओं को कुछ नहीं कहना चाहिए। तो कुल मिलाकर अभी शेख हसीना जो हैं अगर यहाँ पर पिट स्टॉप करते हुए वो बाहर जाती हैं, यहाँ मतलब एयरपोर्ट पे टचडाउन करती हैं, यहाँ से दूसरा विमान लेकर या किसी और कमर्शियल एयरलाइन से अगर वो किसी और देश में जाती हैं तो ये एक बहुत सोची समझी रणनीति उनकी भी होगी, क्योंकि वो चाहेंगी कि भारत के साथ जो वहाँ पर बांग्लादेश है उसकी जो दोस्ती है या उसके जो रिश्ते हैं वो कोई और सरकार आए तो भी उसमें बाधा ना पड़े, क्योंकि ये एक दरवाज़ा उनके लिए भी खोले रखता है कि वो अगर बात करना चाहें नई सरकार से या फिर वो लौटना चाहें वापस बांग्लादेश तो उनके लिए भी भारत एक अहम मीडिएटर इसमें हो सकता है और भारत उनके
लिए हमेशा वो कहती रही हैं कि भारत मेरे लिए दूसरे घर की तरह है। तो ये एक फैक्टर बहुत अहम है। भारत के लिए भी ये राहत की बात होगी अगर यहाँ पर उनको पनाह देने की नौबत नहीं आती है। ये कूटनीतिक तौर पर भी भारत के लिए सबसे सही ये एक कदम होगा। तो अभी ये देखना होगा कि उनका जो प्लेन है वो किस दिशा में उड़ता है। कुछ बात यहाँ पर आई है, बार बार कहा जा रहा है कि लंदन वो जा सकती हैं, एक आध जगह ये भी खबर आई कि हो सकता है कि वो फिनलैंड चली जाएं, लेकिन अभी ये निश्चित होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। और ये भी इंतजार है कि भारत इस पूरे मामले पर क्या कहता है। हालांकि मुझे याद है कि जो मोहम्मद यूनुस हैं उन्होंने ये कहा कि भारत ये जब कहता है कि आंतरिक मामला है तो उन्हें दुख होता है, क्योंकि वो हिस्ट्री को रेफर कर रहे हैं, भारत और बांग्लादेश की जो हिस्ट्री है। लेकिन भारत की अभी जो कूटनीतिक स्थिति है, जो पूरे क्षेत्र में स्थिति है, निश्चित तौर पर भारत इसे आंतरिक मसला बताएगा और आगे उम्मीद करेगा कि वहां पर शांति हो। जी उमा कादम्बनी और विशाल, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बड़ी खबर है, लगातार एनडीटीवी पर इससे जुड़ी हुई मिनट मिनट जो बदल रही है खबर, जिस तरीके से जानकारी आ रही है, वो लेकर आपके पास वापस आते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आने, बने हमारे साथ।